दारचा के बाद जो है ना ऑक्सीजन लेवल जो है ना मिलना बंद हो जाएगा। 150 किलोमीटर दूर का सफर, हालत ऐसी खराब हो जाएगी, मरने वाली जैसी हो जाएगी। बताया था कि 3 लोग एक्सपायर भी हो गए थे इसी चक्कर में। लिफ्ट के चक्कर में अपना ब्लॉग मत बना के आ जाना। तो कोशिश की थी लिफ्ट लेने की, बट यहाँ पर एक ने रोकी नहीं, दूसरे ने कहा थोड़ा दूर को जा रहा हूँ मैं। अभी यहाँ से कोई भी जो लोकल गाड़ी और बाइक वगैरह है इतना ज़्यादा नहीं चल रही हैं, लेकिन छोटी छोटी जगहों के लिए है, मतलब लोकल के लिए ही चल रही है। तो अपने को तो लिफ्ट लंबी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से टैंकर वगैरह आ रहे हैं, तो कोशिश करता हूँ यहाँ से मिल जाए कोई भी लिफ्ट। ये पहाड़ मेरे को लगता है लेह में ही जाकर, जहाँ पर स्नोफॉल पड़ रही है अब तक, यहाँ पर जो है स्नोफॉल देखने को, मतलब जहाँ पर मैं चल रहा हूँ रास्ते में कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है स्नोफॉल। रोहतांग पास के पर मिलती, बट रोहतांग पास को ये बस निकली नहीं है। रोहतांग पास का भी ये रास्ता था, लेकिन ये अटल टनल के नीचे से निकली थी ये। तो अटल टनल से निकलने के बाद ये रोहतांग पास को होकर नहीं निकली थी, वरना तो वहाँ पर जो है स्नोफॉल मिलती ज़रूर। लेकिन वो रास्ता कठिन भरा था, तो यहाँ का ये जो है हाईवे ही निकाला गया है। तो इस कारण से जो है रोहतांग पास के लिए, मैंने रोहतांग पास के लिए ही ये जो है ना बाईपास बस ली थी, डायरेक्ट थी, लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं देख पाता, तो मैंने इसलिए बाईपास की बस ही ली थी। तो ये अपने जो भाई लोग हैं नेपाल से हैं, और मैंने इनसे मालूम किया था कि मैंने नेपाल में ट्रिप की थी, नेपालगंज और काठमांडू तरीके से 4 घंटे लगे तो जा रहे थे। तो बस इनसे कुछ जानकारी ली। तो एक टैंकर आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ लिफ्ट लेने की, अगर मिलती है तो। नहीं रोका। देखते चले गए, लेकिन रोका नहीं है। कोई नहीं, दोबारा कोशिश करते हैं। ये दूसरी लिफ्ट थी, नहीं मिली। तो ये भी लिफ्ट नहीं मिली है। नो लिफ्ट, कोई नहीं। फिलहाल जो कि बस मनाली से और केलांग के लिए आ रही थी 6 बजे वाली, जो कि मैंने आपसे बताई थी कि एक बस डायरेक्ट जा रही है मनाली टू केलांग के लिए, डायरेक्ट जाएगी, और एक बस जाएगी बाईपास। तो वो बस इस समय जो है ना सुबह 6 बजे से चलने के बाद, डायरेक्ट होने के बाद भी अब 10:30 बजे पहुंची है। और हमारी जो बाईपास वाली बस थी 5:30 बजे चलने वाली, वो बाईपास मतलब घूम कर और आ रही है, वो बस पहले आ गई, लगभग 1 घंटा पहले आ चुकी है। तो कोई फ़ायदा नहीं था, अगर मैं मान लो डायरेक्ट वाली बस से आता तो क्या फ़ायदा लगा। टाइमिंग तो उतना 1 घंटा और बल्कि लेट आ रही है। यहाँ पर हमारी चली थी 5:30 बजे, ये चल रही थी 6 बजे वहाँ से, और ये 1 घंटा लेट आई है, और डायरेक्ट के रास्ते पे। जबकि डायरेक्ट के रास्ते पे तो और इसको जल्दी आना चाहिए था, मतलब हमारे बराबर के टाइम पे आना चाहिए था, लेकिन ये 1 घंटा लेट आ रही है। तो फ़ायदा कुछ नहीं लगा, बाईपास से आए अपना, और कुछ और भी देखा। डायरेक्ट में इतना कुछ खास तो मिलता नहीं, क्योंकि फ़र्क इतना है कि वो अटल टनल से निकल कर आ रही थी, और जो छोटे छोटे गांव थे वहाँ को घूम घूम के जा रही थी बस, और वहाँ से पैसेंजर अपना यात्री जो लेकर आ रही थी। तो वो छोटी छोटी जगहों पर देखने को मिला था, जहाँ पर हमने चाय वगैरह पी थी। अच्छा, उधर वो जीरी बोल के एक जगह है, जीरी। उधर स्विट्जरलैंड का प्रोजेक्ट ने वो घर सब बना दिया है, उसमें देखे तो पूरा स्विट्जरलैंड जैसे है। अच्छा, पूरा एकदम स्विट्जरलैंड जैसे दिखता है। हर जगह पे पूरा स्नो फॉलिंग होता है, सब घर देखेगा तो एक ही सेम दिखता है। पोखरा में तो नहीं है वो? पोखरा नहीं, अच्छा। वो तो दोलखा जिला, वो ईस्टर्न साइड में पड़ता है वो।
दोलखा जिला। हाँ, दोलखा जिला बोल के आगे बस उधर तो ये सर्च भाई करो। लोग हैं नेपाल से जो कि यहाँ पर हैं, तो आ रहे थे रास्ते में, हम्म, कुछ जानकारी इनसे भी ले रहे हैं। हाँ, घूम लेना उधर दोलखा जिला में, इतना अच्छा जगह है और बहुत एकदम अच्छा जगह है। आप जाएगा तो उधर आपको लगेगा क्या मैं स्विट्जरलैंड आ गया क्या बोल गया, ऐसे लगेगा, ऐसी जगह है नेपाल में। अभी जिस भाई के लिए मैं वेट कर रहा था, जो साइकिल से अपना ट्रिप कर रहे थे लेह लद्दाख की शायद, तो बीच में क्या हुआ, मैं वहाँ पर जो नेपाल के लोग थे उनसे बात करने में बिज़ी हो गया और मेरा ध्यान इधर को चूक गया। तो वहाँ से ही मेरे को, जब वो यहाँ तक इतनी दूरी, मतलब 50 मीटर की दूरी पे उनकी साइकिल आ चुकी थी और मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था, सामान मेरा रखा हुआ था, तो मैंने आवाज़ नहीं मारी उनको रोकने के लिए। बट जब तक मैं सामान वहाँ से उठा के चला तो तब तक वो वहाँ तक आगे तक निकल गए थे। तो उसके बाद तो फिर मैं वैसे भी आवाज़ नहीं मारा, मैं वहाँ तक यहाँ तक आया और इन बिल्डिंगों के पार वो हो गए, तो मेरी आवाज़ भी नहीं पहुँच पाती थी। वरना मैं उनसे मालूम करता वो कहाँ से अपनी ट्रिप कर रहे हैं, मिलता उनसे। और इस समय यार लिफ्ट भी कोई नहीं मिल रही है, जो कि मैं अगर उनके पास तक चला जाऊं तो 4-5 किलोमीटर की, यहाँ पर जो ट्रक टैंकर वाले हैं कोई भी रोक नहीं रहा है, वरना मैं उनके पास तक चला जाता यहाँ से। तो फ़िलहाल स्थिति ये है, मैं वेट ही कर रहा था, मेरा ये बस 1 मिनट के लिए ध्यान ही चूक गया और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो और निकल गए इतने में। और पैदल इतनी तेज़ से आप जा नहीं सकता, क्योंकि फिर सामान छोड़ना पड़ता मेरे को वहाँ, अगर मैं भाग के भी जाता तो। कुछ नहीं, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर हो जाता, कैसा रहा था उनका अनुभव, कैसे वो अपना साइकिल के ट्रैवल कर रहे थे, बाकी कुछ नहीं। तो वही उनके साथ में वार्तालाप नहीं हो पाई है। फिर भी देखते हैं। फ़िलहाल काफ़ी समय हो गया, लिफ्ट कोई नहीं मिल रही है और 11:30 बज चुके हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि यार लिफ्ट यहाँ से अगर लेह के लिए लिफ्ट लेने की कोशिश करें ना, तो 380 किलोमीटर दूर का सफ़र है लेह तक का, और यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर दारचा स्टार्ट होगा। दारचा के बाद जो है ना ऑक्सीजन लेवल जो है ना मिलना बंद हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी वहाँ पर हो जाती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ पहाड़ स्नोफॉल से जो दिख रहे होंगे ना आपको, एकदम बंजर पहाड़ दिखेंगे। तो इस सामने बंजर पहाड़ है जस्पा के बाद आएगा दारचा। दारचा से जो है ना लेह तक 150 किलोमीटर दूर का सफ़र है दारचा के बाद से, जहाँ से आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो ऑक्सीजन लेने के लिए आपको कम से कम 8 लीटर पानी पीना पड़ेगा, वरना हालत ऐसी ख़राब हो जाएगी, मरने वाली जैसी हो जाएगी। ये मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ, है यहाँ पर हिसाब ऐसा। कल एक आर्मी वाले मिले थे जो कि ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर चढ़ाते हैं, दारचा में ही उनका कैंप था। तो बता रहे थे उन्होंने मुझे, थोड़ा सा मान के चलो इन्फॉर्मेशन भी दी, लेकिन मैं डर भी गया था। उन्होंने बताया था कि 3 लोग एक्सपायर भी हो गए थे इसी चक्कर में। तो लिफ्ट के चक्कर में अपना ब्लॉग मत बना के आ जाना, कभी तुम्हें ऑक्सीजन की लेवल वहाँ पर कम पड़ जाए, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन है भी नहीं है और मैं ही मिलूँगा चढ़ाने वाला भी तुम्हें, कि ऑक्सीजन है नहीं है तो ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से, क्योंकि दारचा के बाद में सारे पहाड़ बंजर स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ये जितनी हरियाली दिखाई दे रही है वो सिर्फ आपको जस्पा और दारचा से पहले की है। दारचा के बाद में आपको 150 किलोमीटर दूर तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पेड़ पौधे ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल ही, वहाँ पर सारे पहाड़ी बंजर मिलेंगे आपको। यह हालत रहेगी, तो वहाँ से 8 लीटर पानी तुम्हें पीना पड़ेगा। और धूप जो है ना, वरना अगर नहीं पियोगे ना पानी तो चक्कर खा के गिर जाओगे, वहाँ पर सांस आने की दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल सा वहाँ पर अलर्ट हो जाता है कि ऑक्सीजन लेवल नहीं है यहाँ पर। तो फ़िलहाल के लिए मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि कल सुबह की यहाँ से बस ही लेकर चलते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं आपको बता दूँ लेह के बाद ही सारा जो है ना खारदुंगला और जी पेंगोंग लेक,
कारगिल ये लेह के बाद ही स्टार्ट होगा। लेह यहाँ से जो है ना लेह तक का ऐसा कुछ खास नहीं है, बस दारचा है जो कि पहाड़ है जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा, ये सारा सब कुछ है। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर कैंपिंग भी आराम से हो जाएगी, रात का रुकने हो जाएगा। लिफ्ट लेते लेते यहाँ से लिफ्ट तो मिल नहीं रही है, 40-50 15-20 किलोमीटर दूर तो यहाँ से जसपा रह जाएगा। दारचा तक ले लोगे लिफ्ट, उसके बाद में फिर तुम्हें कल ही देखना पड़ेगा लिफ्ट का। आज ले लोगे, पहाड़ों में कहीं फंस गए और वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल माइनस होने लगा तुम्हारा, पानी तुम्हें नहीं मिला, तो नेटवर्क जो है ना दारचा यहाँ से केलोंग के बाद जो है ना नेटवर्क भी ख़त्म हो जाता है मोबाइल का। सिम में नेटवर्क नहीं आएंगे यहाँ के बाद। जिस्पा तक हो सकता है, जिस्पा तक आपको नेटवर्क मिल जाए, उसके बाद में नेटवर्क नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। और किसी से संपर्क बनाओगे यहाँ दूर दूर तक भी हॉस्पिटल भी नहीं मिलेगा, उम्मीद मत रखना। उन्होंने कल मुझे ये भी बताया था कि यहाँ ना तो इंटरनेट का कनेक्शन मिलेगा, ना ही आपको हॉस्पिटल दूर तक मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, एवरीथिंग। तो इसलिए देख कर जाना, कहीं अपना ही ब्लॉग मत ना बनाकर आ जाना। कभी घर वाले भी ढूंढते रहें, पता नहीं लगेगा, कोई नहीं आएगा पूछने, गाड़ियाँ भी नहीं आती है वहाँ पर, किसी को पता नहीं लगेगा वरना। तो मैं आपको घबराने वाली बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आगे का स्थिति ऐसी है, वहाँ पर अलर्ट हो जाता है, बोर्ड लगा रहता है कि ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर वो हो जाएगा। तो कुछ दूर है यहाँ ऐसा है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर केलोंग के नीचे जा रहा हूँ, वो सामने देख रहे हो आप। तो बस स्टैंड से नीचे होकर मैं यहाँ पर अब जब घूमने के लिए जा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ वहाँ तक भी। ये ऊपर का ही मेरे को रास्ता दिखा था यहाँ पर जाने के लिए, बट यहाँ पर ये रास्ता कच्चा है और मुझे पता नहीं यहाँ पर आगे ऊपर है कुछ ही, क्योंकि वहाँ पर घर का रास्ता जा रहा है। तो बस यहाँ से ही आज के लिए एक्सप्लोर करता हूँ, फिर रात में कैंपिंग करके यहाँ रुकेंगे अपना। क्योंकि अगर मान लो लिफ्ट अगर ले भी ली तो आगे फिर कैंपिंग की जगह कहाँ पर मिले कुछ नहीं कह सकते हैं। तो वही मैं सारा सब कुछ सोच के चल रहा हूँ कि यार प्रॉब्लम ना हो जाए। यहाँ पर तो अच्छा खासा कैंपिंग की भी जगह है। यहाँ से थोड़ा व्यू कैप्चर किया जाए। ये व्यू है यहाँ का। बस स्टैंड से मैं सीधा जा रहा हूँ, वहाँ से नीचे के लिए जाऊँगा। ये सभी होटल हैं और रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पर। तो ये बस स्टैंड की कैंटीन में यहाँ पर खाना चल रहा है अपना, ये खाना है। तो खाना खाकर ही नीचे जाएंगे अब आगे के लिए। तो केलोंग में ये बस स्टैंड के ऊपर ही कैंटीन है जहाँ पर आप खाना खा सकते हो। फुल डाइट जो है 70 रुपये का है, यानी भरपेट 70 रुपये का। तो मैंने खाना खा लिया है, तो खाना ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। तो यहीं पर बोर्ड था, तो मैंने बोर्ड देखा तो कैंटीन है ऊपर, तो मैं अपना ऊपर चला गया। पराठे भी रहते हैं लेकिन इस समय नहीं थे। तो फ़िलहाल जो प्लेट का हिसाब था वो मैंने आपको दिखाई दिया था, सारा सब कुछ था उसमें। डाइट थी पूरी अपना भरपेट खाने का 70 रुपये का। तो अभी चलते हैं हम आगे की ओर, थोड़ा वेट कर लेते हैं, रेस्ट करते हैं खाने के बाद।